हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में अपन ने नाइट्रोजन गैस को शुरू किया था। नाइट्रोजन गैस की बताया अपन ने खोजकर्ता, नामकर्ता, फिर कैसे ये किस रूप में ये मौजूद है और साथ में इसका प्राकृतिक रूप से द्रवित निर्माण जो कर रहे हैं अपन। एक तो वायु में द्रवित वायु का प्रभाज्यासन करके 77 केल्विन क्वथनांक पर इसको पृथक कर लेते हैं। इसी प्रकार से फिर अपन ने बताया, अगर प्रयोगशाला विधि बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो यौगिक है उसका तापीय अपघटन किया जाता है और जल के अधोमुखी विस्थापन से नाइट्रोजन गैस को एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन जो गैस है उसके भौतिक गुणों की वायु से हल्की है, वाष्प घनत्व 14 होता है इसका। और इसके बाद में अपन ने बताया था कि नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाए जाने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा 946 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो अत्यधिक होने के कारण नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। तो केमिकल रिएक्शन इसकी ज़्यादा है नहीं। और इसके साथ में अपन ने बात की थी, इसमें एक जो अपन ने बताया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का निर्माण, और एक नाइट्रोजन और कैल्शियम जो कार्बाइड है उन दोनों की क्रिया से कैल्शियम साइनाइड बनाया जाता है। कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलिन बोलते हैं, जो कि उर्वरक के रूप में काम आता है। नाइट्रोजन अक्रिय होने के कारण उसके जो उपयोग अपन ने बताए। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन चक्र देखो, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय होने के कारण पादपों द्वारा सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पादप और जंतुओं में प्रोटीन का ये घटक है नाइट्रोजन, और प्रोटीन सजीवों का मुख्य घटक है, रचनात्मक घटक है। तो पादप और जंतुओं तक इसकी रिसाइकलिंग कैसे होती है? तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का जीव जंतुओं में पहुंचना, सजीवों में पहुंचना और वापस वायुमंडल में मुक्त होकर आना, ये पूरा होता है नाइट्रोजन चक्र। इसका निचय कुंड, नाइट्रोजन चक्र का निचय कुंड वायुमंडल है, इसलिए ये गैसीय चक्र है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल से होती हुई कैसे जीव जंतुओं में पहुंचती है और वापस कैसे वायुमंडल में पहुंच पाती है, वो नाइट्रोजन चक्र है पूरा। नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, और नाइट्रोजन पौधे का प्राथमिक पोषक तत्व है, प्रमुख आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए, पुष्पीकरण के लिए और उसमें कोशिका विभाजन सबके लिए जरूरी घटक होता है। प्रोटीन जो रचनात्मक घटक है उसका मुख्य घटक है ये। तो पादपों से नाइट्रोजन तत्व रूप में ग्रहण करके नाइट्रेट यौगिकों के रूप में ग्रहण की जाती है। अब पौधों तक और फिर जंतुओं तक नाइट्रोजन कैसे पहुंच पाती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, और वायुमंडल में मौजूद है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन और प्लस वायुमंडल में कौन सी गैस है मौजूद भाई? ऑक्सीजन। इन दोनों की क्रिया वर्षा काल के दौरान रेनी सीजन में तड़ित से उच्च ताप, तड़ित से उत्पन्न उच्च ताप। अब यहां एक पॉइंट समझो, अपन ने बताया वायुमंडल में नाइट्रोजन अक्रिय गैस, और दूसरी नंबर पे जो पाई जाती है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन के अनुसार, वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद में 78% नाइट्रोजन, 20.9% यानी 21% बताई जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है सक्रिय। तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करके रखती हैं। ध्यान दो, नाइट्रोजन जो है उसकी वजह से ऑक्सीजन की सक्रियता कम रहती है। अगर कोई पदार्थ जल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जलती तो नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है, अगर कोई पदार्थ जल जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो तेजी से जलेगा। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं हो तो फिर उसको बुझाना मुश्किल हो जाए। तो ऑक्सीजन की सक्रियता को कौन कम करके रखती है? ऑक्सीजन। अब विपरीत रूप से ले, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अक्रिय है, उससे सक्रिय रूप में क्रिया कर सकती है ऑक्सीजन, यानी उसको सक्रिय कर सकती है ऑक्सीजन। तो वर्षा काल के दौरान तड़ित से उत्पन्न उच्च ताप पर इन दोनों की क्रिया होती है और बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं उनको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं NOx, क्योंकि ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वो इस प्रकार से भी बनता है, वो इस प्रकार से भी बनता है और वो इस प्रकार से भी बनता है। ये सब के सब हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं इनकी क्रिया होती है जल वाष्प से।
और इन दोनों इनकी क्रिया जल वाष्प से होने से बनता है नाइट्रिक अम्ल। ये काम हो रहा है वायुमंडल में, नाइट्रिक अम्ल निर्माण। और ये जो नाइट्रिक अम्ल बना HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि पर पहुंचना, वर्षा जल के साथ नाइट्रिक अम्ल का भूमि पर पहुंचना। और ये नाइट्रिक अम्ल है। अब भूमि में क्या होगा, क्षार जो है KOH क्षार हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया, दोनों की क्रिया से लवण बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये बन गया नाइट्रेट लवण, नाइट्रेट लवण, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये भूमि के अंदर मौजूद क्षार और ये नाइट्रिक अम्ल आया वर्षा जल के साथ, इससे बन गया नाइट्रेट लवण। और ये जो नाइट्रेट लवण है ना, अब ये नाइट्रेट लवण मृदा जल के साथ, पेड़ पौधे मृदा जल को अवशोषित करते हैं, जो कि केशिकात्व क्रिया है। तो वर्षा जल के साथ ये जो नाइट्रेट लवण बने, ये पादपों द्वारा अवशोषित, पादपों द्वारा क्या कर लिए गए भी, अवशोषित। ये नाइट्रेट लवण बताओ वर्षा जल के साथ किस में पहुंच गए, पादपों में पहुंच गए, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इस तरह से वायुमंडलीय नाइट्रोजन पादपों तक पहुंचे। अब यहां से यहां तक नाइट्रोजन जो वायुमंडल में मौजूद थी, वो नाइट्रोजन यहां से यहां तक जो पहुंचे पादपों में, इस दौरान सजीव की कोई भूमिका नहीं रही। तो ये सारा का सारा यहां से यहां तक, ये सारा किस में काउंट होगा भाई, भौतिक या अजैविक नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में बदलना, नाइट्रेट यौगिकों में बदल गया नाइट्रीकरण। ये अजैविक या भौतिक नाइट्रीकरण हुआ, क्योंकि इसमें सजीव की कोई भूमिका नहीं है। अब यहां पर ने बताया कि नाइट्रोजन पादपों द्वारा अवशोषित, नाइट्रेट लवण पादपों द्वारा पहुंच गए, और पादपों से बताओ किस में पहुंच गए, जंतुओं में, खाद्य श्रृंखला के दौरान जंतुओं में स्थानांतरित। और पादप और जंतु दोनों में प्रोटीन का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, इन दोनों के अंदर ये पहुंचा, सजीवों में पहुंच गया। और अब इन मृत पादप व जंतुओं, मृत पादप व जंतुओं का क्या होगा बताओ, अपघटन। मृत पादप व जंतु अवशेषों का अपघटन। और जब इनका अपघटन हुआ, मृत पादप और पादप व जंतु अवशेषों का जब अपघटन होता है, तो उससे नाइट्रीकारी जीवाणु जो होते हैं, नाइट्रीकारी जीवाणु, वो इसको वापस नाइट्रेट यौगिकों में बदलते हैं, और ये मृदा जल में वापस शामिल हो, यानी मृदा के अंदर वापस आ जाती है, और मृदा जल के साथ वापस नाइट्रेट लवण के रूप में पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। ये काम तो होता है नाइट्रीकारी जीवाणु, पुनः नाइट्रेट यौगिकों का निर्माण के रूप में मुक्त होना। ठीक है। और एक होते हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु, यहीं से जो विनाइट्रीकारी जीवाणु है, ये जो नाइट्रेट मुक्त हुई, विनाइट्रीकारी जीवाणु क्या करेंगे भी, विनाइट्रीकारी जीवाणु नाइट्रेट यौगिकों का विनाइट्रीकरण कर देते हैं।
विनाइट्रीकारी जो जीवाणु हैं वो करते हैं नाइट्रेट यौगिकों को तोड़ना। और ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाती हैं भाई, मुक्त हो जाती हैं वायुमंडल में, और ये मुक्त होकर वापस से वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। ये स्थिति आ जाती है विनाइट्रीकरण के द्वारा। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, नाइट्रोजन जो चक्र अपन ने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है वर्षा काल के दौरान तड़ित से उत्पन्न उच्च ताप पर। दोनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जलवाष्प से नाइट्रिक अम्ल बनता है। नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि पर आता है। भूमि में अम्ल और क्षार की क्रिया से नाइट्रेट लवण बन जाते हैं, जो मृदा जल के साथ पादपों द्वारा अवशोषित यहाँ से जंतुओं में स्थानांतरित। मृत पादप जंतु अवशेषों का हो जाता है अपघटन मृदा के अंदर। यहाँ से दो तरह के जीवाणु, एक तो नाइट्रीकारी और एक विनाइट्रीकारी जीवाणु। नाइट्रीकारी जीवाणु तो वो हैं जो पुनः नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, इससे ये मिट्टी में मुक्त होती है, वापस पादपों द्वारा भी अवशोषित हो जाती है। विनाइट्रीकारी जीवाणु वो हैं जो नाइट्रेट यौगिकों को तोड़ देते हैं, इससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तत्व रूप में मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। ये जो नाइट्रीकारी जीवाणु हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो होते हैं सहजीवी नाइट्रीकारी जीवाणु और एक होते हैं मुक्त नाइट्रीकारी जीवाणु। जैसे एजोबैक्टर जो है, नाइट्रोसोमोनास है, ये मुक्त नाइट्रीकारी जीवाणु है जो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। और एक होते हैं सहजीवी नाइट्रीकारी जीवाणु, तो फलीदार पादपों की ग्रंथिल जड़ों में, फलीदार जो पादप होते हैं ना उनकी ग्रंथिल जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम वंश के जीवाणु। तो वो जो है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों में बदलते हैं, वो सहजीवी रूप में पाए जाते हैं, उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो ये दो प्रकार से। और विनाइट्रीकारी जीवाणु जैसे सुडोमोनास हो गया, वो इनको तोड़ देता है तो ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती हैं। अब नाइट्रीकारी जो जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन को बदल रहे हैं, तो ये सजीव हैं, तो इनके द्वारा जो नाइट्रीकरण होता है ना वो जैविक नाइट्रीकरण कहलाता है। ये वाला जो होगा वो बताओ कौन सा नाइट्रीकरण कहलाएगा, जैविक नाइट्रीकरण। वो इस प्रकार से होगा, तो एक तो अजैविक और एक ऐसा होगा जैविक नाइट्रीकरण, और विनाइट्रीकरण वो आ गया। तो पहले मैं पॉइंट बता रहा हूं, नाइट्रीकरण या जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्थिरीकरण या यौगिकीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के स्थिर कर देना ताकि सजीव उसको यूज कर सकें, वो क्रिया नाइट्रीकरण है। और तो मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। और ये नाइट्रीकरण जो है वो अपन ने बताया, एक तो अजैविक नाइट्रीकरण या भौतिक नाइट्रीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिक में बदलना वो तो हुआ अजैविक नाइट्रीकरण। और दूसरा जो बोला जाता है जैविक नाइट्रीकरण, दूसरा जो बोलते हैं जैविक नाइट्रीकरण, मृदा में जीवाणुओं द्वारा, मृदा में नाइट्रीकारी जीवाणुओं द्वारा मुक्त
नाइट्रोजन को, मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में बदलना, वो कहलाता है जैविक नाइट्रीकरण। मृदा में नाइट्रीकारी जीवाणु द्वारा मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रेट यौगिकों में बदलना। अब ये जो नाइट्रीकारी जीवाणु है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुक्त नाइट्रीकारी जीवाणु, मृदा में मुक्त रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु। यानी जो जीवाणु मृदा में मुक्त रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल रहे हैं वो तो हो गए मुक्त नाइट्रीकारी जीवाणु। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर, एजोबैक्टर, इस तरह से। और नीलहरी शैवाल वाले भी इसमें आएंगे। साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो इसी कैटेगरी में आते हैं सारे। दूसरा, ये तो मुक्त नाइट्रीकारी जीवाणु। एक बोले जाते हैं सहजीवी नाइट्रीकारी जीवाणु। और ये है भाई फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम वंश के जीवाणु। तो ये फलीदार पादपों के जड़ों में सहजीवी रूप में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पादप को देते हैं और पादप की जड़ों की गांठों में आश्रय प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त करते हैं। तो इसमें आ गया कौन से जीवाणु आ गए भाई? राइजोबियम। तो वो इसमें आ जाते हैं सहजीवी नाइट्रीकारी जीवाणु। इस प्रकार से नाइट्रीकरण करते हैं। यहां ये ध्यान रखना है, पादपों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है भाई? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये पादपों का प्रमुख घटक है। तो पादपों द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिकों के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये जो क्रिया होती है वो नाइट्रीकरण के माध्यम से हो पाती है, तब पादपों में नाइट्रोजन पहुंच पाती है। इस तरह से वो ग्रहण किया जाता है। और विनाइट्रीकरण जो अपन ने बताया, विनाइट्रीकरण है नाइट्रेट यौगिकों का, नाइट्रेट का नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना, वो विनाइट्रीकरण हो गया। नाइट्रोजन का नाइट्रेट का नाइट्रोजन ऑक्सीजन में टूटना। और विनाइट्रीकारी जीवाणु होते हैं स्यूडोमोनास वंश वाले। विनाइट्रीकारी जीवाणु स्यूडोमोनास वंश के जीवाणु, ये होते हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु, जो मुक्त रूप में नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं वायुमंडल से। इस तरह से नाइट्रोजन चक्र जो बताया जाता है वायुमंडल में जो चलता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वर्षा काल में नाइट्रेट लवण के रूप में पहुंच जाना मिट्टी में, और फिर वहां से पादपों, जंतुओं, फिर होते हुए खाद्य श्रृंखला के माध्यम से वापस विनाइट्रीकरण द्वारा वायुमंडल में मुक्त होना, वो पूरा नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो इससे संबंधित जो मेन 2 तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली चीज तो ये कि पादप नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं करते, नाइट्रेट यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा, पादपों द्वारा
नाइट्रीकरण जो क्रिया हो रही है उसमें अपन जो बता रहे हैं कि दो नाइट्रिकारी जो जीवाणु वो दो प्रकार से होता है, मुक्त जीवी और एक सहजीवी। इनमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल का नाम पूछता है कि नाइट्रिकारी जीवाणु, ये जो बताए जाते हैं। अब नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र अपन ने बताया। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीजन गैस और ऑक्साइड, इनकी बात करेंगे अपन। ऑक्सीजन गैस और ऑक्साइड और के बारे में नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन चक्र बताया। अब ऑक्सीजन गैस और ऑक्साइड उसके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन गैस पहले बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन गैस अणुसूत्र। देखो ऑक्सीजन का अणुसूत्र तो भाई सभी जानते होंगे, ऑक्सीजन का अणुसूत्र तो जानते हो ना सब, क्या बताया जाता है भाई? O2, जहां ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड रहती है, सहसंयोजी बंध है ये, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है भाई 8 और द्रव्यमान संख्या बताई जाती है 16। आवर्त सारणी में ये भी कौन से ब्लॉक का तत्व है भाई? पी ब्लॉक, पढ़ लिए थे अपन ने। पी ब्लॉक में 16वें वर्ग का प्रतिनिधि तत्व। 17वां वर्ग हैलोजन का बताते हैं, उससे पहले जो 16वां वर्ग है उसका प्रतिनिधि तत्व कौन है भाई? ऑक्सीजन है। पी ब्लॉक तत्व में 16वें वर्ग का प्रतिनिधि तत्व ये है। फिर एक तो पूछा जाता है खोजकर्ता और एक पूछते हैं भी नाम किसने दिया। तो ऑक्सीजन की खोजकर्ता पूछेगा तो नाम, खोजकर्ता तो बताओगे कार्ल सीले, और नामकर्ता बताओगे जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ना, खोजकर्ता तो कार्ल सीले और नामकर्ता जोसेफ प्रिस्टले, ये दोनों अलग अलग नाम आते हैं, ध्यान रखना, खोजा किसने और नाम किसने दिया। उसके बाद में इसकी उपस्थिति या प्राप्ति, तो पहला तो बता रहा हूं मुक्त रूप में वायुमंडल में, मुक्त रूप में वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ये होती है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये होती है आयतन अनुसार 20.9% के अनुसार ये रहती है। दूसरा, संयुक्त अवस्था में या संयुक्त रूप में बात करें, संयुक्त अवस्था में ये पाई जाती है ऑक्साइड के रूप में। ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट यौगिकों के रूप में, इन सारे यौगिकों के रूप में ये पाई जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं मार्बल पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसी प्रकार से पढ़ते हैं अपन जिंक सल्फेट, इसी प्रकार से सोडियम नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सारे जो हैं सल्फेट, ये सब ऑक्सीजन इन सब में मौजूद है। फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस प्रकार से ये संयुक्त अवस्था में इस रूप में पाई जाती है। प्राप्ति जो अपन ने बताई इस आधार पर ये संयुक्त रूप में इस रूप में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें
ऑक्सीजन गैस का निर्माण। तो एक तो निर्माण किया जाता है द्रवित वायु के, वही क्या भाई, प्रभाजी आसवन से। जैसे अपन ने नाइट्रोजन के लिए बताया कि नाइट्रोजन का निर्माण द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन से अपन ने बताया था, जिसमें अपन ने बोला था प्रभाजी आसवन कब बोलते हैं भाई अपन, अलग अलग जब क्वथनांक में डिफरेंस कम होता है ना, ऐसी स्थिति में प्रभाजी आसवन द्वारा उनको पृथक करते हैं प्रभाजी स्तंभ में। तो 77 केल्विन क्वथनांक पर आश्रित करते हैं, आसवन से पृथक होती है नाइट्रोजन, और 90 केल्विन इसका जो क्वथनांक है वह है भाई 90 केल्विन। इस ताप पर द्रवित वायु से प्रभाजी आसवन द्वारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पृथक कर लिया जाता है। नंबर 2, प्रयोगशाला विधि। नाइट्रोजन का निर्माण बताया अपन ने अमोनियम नाइट्रेट का तापीय अपघटन, और इसका जो किया जाता है भाई, जो पोटेशियम क्लोरेट आता है ना, पोटेशियम क्लोरेट का वही किया जाता है तापीय अपघटन, वियोजन जो करते हैं पोटेशियम क्लोरेट के वियोजन से। पोटेशियम क्लोरेट के वियोजन से, जहां मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का जब तापीय अपघटन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड ये उत्प्रेरक का काम करता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। इस ऑक्सीजन को वही जल में, जल के अंदर इसको जो प्रयोगशाला में जो इसको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, तो जैसे ही उसमें गर्म करते हैं, जल का विस्थापन अधोविस्थापन करेंगे तो ऑक्सीजन ऊपर इकट्ठी होती चली जाती है। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को प्रयोगशाला विधि जो बोलते हैं। अब इसमें भौतिक गुणों की अगर बात करें, पहले अपन बात करें भौतिक गुण, तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, न स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक। स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक, और वायु से भारी। ऑक्सीजन वायु से भारी है भी, इसका वाष्प घनत्व होता है 16। वायु का घनत्व बताया जाता है 14.4, नाइट्रोजन का अपन ने बताया 14, वो वायु से हल्की बताते हैं, वायु से भारी। कौन? ऑक्सीजन जो बताई जाती है वायु से भारी। इसके बाद में लिटमस पत्र का कोई रंग परिवर्तन नहीं। लिटमस पत्र के कोई रंग में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो कैसा हो गया अभी, कैसे हो गई? उदासीन हो गई। लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके द्वारा, तो ये कैसी प्रकृति आ गई भाई? उदासीन आ गई। और अब ये जो अपन बताते हैं ऑक्सीजन के लिए, ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी तल पर भूपर्पटी में जितने भी तत्व मौजूद हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। धातु है एल्यूमिनियम। ओवरऑल तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन, और मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भी? ऑक्सीजन ही है। ध्यान रखना ये पॉइंट जो मैंने बोला है, क्योंकि मैंने बता दिया था जब तत्वों का वर्गीकरण किया था, एक बार वापस से बोल दिया है। अब यहां पर बात आती है ऑक्साइड की। ऑक्सीजन से जो बनते हैं ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, पहले बात करें अपन धातु ऑक्साइड,
यानी धातु पर ऑक्सीजन की क्रिया, तो क्या हो गया भाई धातु ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम धातु, उस पर ऑक्सीजन की क्रिया तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की क्रिया, एल्यूमिना जो बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये यहाँ से जो मैं मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये जो ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड है, वो 3 प्रकार से बताए जाते हैं। धातु ऑक्साइड जो बताए जाते हैं 3 प्रकार से, एक तो बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड, एक नाम दिया जाता है परऑक्साइड, और एक नाम दिया जाता है सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इस तरह से ये बताए जाते हैं। जैसे और ये आते हैं जो क्षारीय धातु है ना, प्रथम वर्ग जो अपन ने पढ़ा था। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं सोडियम ऑक्साइड, क्या लिखा मैंने, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, ये स्थिति है। अब देखो जो ऑक्साइड है ना, उसको तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं O-2, ये बताया जाता है ऑक्साइड। परऑक्साइड बताया जाता है O2-2 और सुपर ऑक्साइड बताया है O2-, इस तरह से दर्शाते हैं। तो O-2 है ऑक्साइड, O2-2 है परऑक्साइड और O2- है सुपर ऑक्साइड। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम और ऑक्साइड, सोडियम +1 लिख दिया, यहाँ पर भी सोडियम तो +1 ही लिखा जाएगा। परऑक्साइड है तो आप इस तरह से लिखोगे सोडियम वापस से Na+, सुपर ऑक्साइड है तो आप लिखोगे O2-। अब बताओ इस अनुसार सूत्र क्या बनेगा, बदल के लिख दो संयोजकता को, सोडियम ऑक्साइड। इस आधार पे सूत्र क्या बना, Na2O2, Na2O2। इस आधार पे सूत्र क्या बना भाई, Na O2। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र बनते हैं ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये बार बार मिस्टेक होती है, इसको याद कर लेना। इसी तरह से ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस तरह से इसको ध्यान दे लेना। अब इसी तरह से अपन पोटेशियम के लिए लिखें तो वही स्थिति बन जाएगी। अगर यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड आएगा तो K2O आ गया, पोटेशियम परऑक्साइड आएगा तो K2O2 आ जाएगा, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो KO2 आ जाएगा। इस प्रकार से तो धातु जो हैं, यानी क्षारीय धातु जो हैं, एल्काइल मेटल जो है, एल्काइलिन मेटल, वो इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद में एक ये तो बताया अपन ने धातु ऑक्साइड के लिए, एक बता रहा हूं मैं अधातु ऑक्साइड। एक चीज और ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। अपन बात कर रहे हैं अधातु ऑक्साइड। जैसे कार्बन पर ऑक्सीजन की क्रिया CO2, सल्फर पर ऑक्सीजन की क्रिया SO2, फास्फोरस पर ऑक्सीजन की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, दोनों स्थिति आ जाती हैं, P2O3 भी आ जाता है। ये हो जाते हैं अधातु ऑक्साइड। भाई अधातु पर ऑक्सीजन की क्रिया हो गई तो अधातु ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो अधातु ही है। ऑक्सीजन जो अपन ऑक्साइड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन भी पर्टिकुलर क्या है, अधातु ही है। और सक्रिय विद्युत ऋणता के आधार पर ये नंबर 2 पे आती है फ्लोरीन के बाद में, और ये धातु और अधातु दोनों के साथ में ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर जो अपन ने डिस्कस किया धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति भी, क्षारीय प्रकृति, और अधातु ऑक्साइड
अधातु ऑक्साइड हैं अम्लीय प्रकृति। ये मेन चीज याद रखना, ये कैसी प्रकृति के हैं भाई? अम्लीय प्रकृति के। अब एक आते हैं धातु अधातु ऑक्साइड के बाद में एक जो मैं बता रहा हूं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी ऐसे ऑक्साइड जिनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, यानी ये क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो अम्ल का व्यवहार करते हैं और अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्षार का। अब ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, ये कौन सी स्थिति में आते हैं? जहां पर धातु और अधातु की वियोजन रेखा आती है उसी स्थिति में जो मौजूद है। तो एक तो जिंक, एक एल्यूमिनियम, एक टिन वाला जो आता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आएगा एल्यूमिना, एक जिंक ऑक्साइड और एक टिन ऑक्साइड जो आएगा स्टेनम ऑक्साइड जो आएगा, ये आते हैं उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइड। और एक आते हैं भाई उदासीन ऑक्साइड। अब देखो एक तो बताया अपन ने क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड तो आगे धातु वाले, अम्लीय प्रकृति के आगे अधातु ऑक्साइड, और उभयधर्मी वो है जो धातु अधातु की विभाजनकारी रेखा पर जो धातु आ जाते हैं उनके ऑक्साइड। ये भी हैं तो धातु के, लेकिन जो इसमें कुछ प्रवृत्ति अधातु की तरफ हो जाती है। और उदासीन ऑक्साइड वो है न तो अम्लीय न क्षारीय, न तो अम्लीय और न क्षारीय प्रकृति, वो गए उदासीन ऑक्साइड। इसका प्रमुख एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपन पढ़ते हैं ना, वो किस प्रकार का ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। अच्छा, एक जल का सूत्र वो भी तो ऑक्साइड है, जल जो है वो भी ऑक्साइड है, ये भी उदासीन में आता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में अपन ने बताया, नाइट्रिकन भौतिक नाइट्रिकन के द्वारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है वो भी उदासीन प्रकृति का आता है। तो इस तरह से ऑक्साइड का वर्गीकरण करते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और फिर कौन से भाई? उदासीन ऑक्साइड। इस तरह से इनको वर्गीकृत किया जाता है। ऑक्सीजन गैस जो है उसमें देखो उपयोग में अपन ने पढ़ा था, एक पढ़ा था अपन ने वेल्डिंग ज्वाला, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण वेल्डिंग ज्वाला के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा एक पढ़ा था अपन ने गोताखोर जब या पर्वतारोही हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण यूज करते हैं। कौन कौन? पर्वतारोही और गोताखोर जो यूज करते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण को प्रयोग करते हैं। एक रॉकेट में जो प्रणोदक होता है, ईंधन होता है, उसके प्रणोदक के रूप में ईंधन को जलाने में प्रणोदक के रूप में किसको यूज किया जाता है? ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। इस तरह से आता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें अपन ने जो पढ़ी, दोनों पर एक दूसरे का विपरीत प्रभाव है। वायुमंडल में नाइट्रोजन ऐसी है जो ऑक्सीजन की सक्रियता को कम रखती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन वो गैस है जो नाइट्रोजन को यौगिक बनाने के लिए सक्रिय करती है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रूप से चलती हैं। ये दोनों गैसें पढ़े अपन ने, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन के ऑक्साइड पढ़े अपन ने। अब बात करेंगे जो छोटे पॉइंट अपने बचे हैं केमिस्ट्री में, वो कल डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।